वो भाई मुझको याद है कि जब भारत ऑस्ट्रेलिया से दूसरा ओडीआई मैच बहुत ही बुरे तरीके से हारा था भाई, बहुत ही बेरहमी से हारा था, 10 विकेट से हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो उसके बाद मैंने एक लाइन कही थी कि यार अगर इंडिया इस मैच में थोड़ा सा लड़के हारती ना तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन भैया पूरा वन साइडेड मैच रहा और इंडिया इतने बुरे तरीके से हार गई, इसलिए मुझको ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन भाई मैं पूरे तरीके से गलत था, क्योंकि कल के मैच में जब भारत भैया एकदम क्लोज जाके हारी, मतलब भैया बिल्कुल आया मैच उन्होंने पूरे तरीके से गवा दिया, तो तब मुझको इस बात का एहसास हुआ कि दुख तो भैया इस मैच में ज्यादा होता है। अगर यही मैच इंडिया जो है वन साइडेड तरीके से हार गई होती तो शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन इस हार ने भैया इतने अंदर तक तोड़ा है ना कि कसम से अब भी दुख हो रहा है भाई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, क्योंकि इसी मैच में भाई एक ऐसा मोमेंट था जब विराट कोहली खेल रहे थे, उनके साथ हार्दिक पांड्या खेल रहे थे और दोनों ही अच्छे खासे टिक चुके थे और जो रिक्वायर्ड भी था वो 6 से नीचे था। मतलब 1% ही मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भारत इस मैच को हार भी सकता है, लेकिन एक एक करके भैया जैसे जैसे प्लेयर आउट होते गए तो जो भारत है वो भी मैच से बाहर होता गया। और देखो भाई अगर तुम मेरे से पूछोगे कि किसके विकेट का सबसे ज्यादा दुख हुआ तो वो थे विराट कोहली। दुख मतलब इसलिए नहीं कि भैया विराट कोहली होते हो जिता देते, वो तो जाहिर सी बात है जिता देते। एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि उस विकेट पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि सबसे बड़ी फॉल्ट मुझे जिसकी लगी वो भी विराट कोहली ही थे। मतलब पूरी इनिंग में अगर तुम इंडिया की तरफ से सबसे खराब डिसमिसल ढूंढने निकलोगे, सबसे सॉफ्ट डिसमिसल ढूंढने निकलोगे, तो वो असल में विराट कोहली का ही था। मगर क्यों? सबसे दुख की बात तो यह थी कि विराट कोहली 50 के पार पहुंच चुके थे, और विराट कोहली जब 50 के पार पहुंच जाते हैं तो उनका विकेट लेना मतलब भैया पहाड़ हिलाने जैसा काम होता है। लेकिन वहीं पे विराट कोहली जहां पे वो टिक टिक करके मैच को खत्म कर सकते थे, जबरदस्ती उन्होंने बॉल को उठा दिया। मतलब उस शॉट की जरूरत ही नहीं थी, और मारा भी किसको? एस्टन एगर को, जिनका भैया वो आखिरी ओवर था। एक वही बॉलर थे जो उस वक्त पे पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। उस वक्त पे जंपा भी इतने खतरनाक नहीं थे, एक एगर ही थे भैया जिनका ओवर निकालना था। लेकिन नहीं, आखिरी ओवर तक विराट कोहली से रुका नहीं गया और इतना लप्पू कैच दिया कि क्या बताऊं। जबकि उससे जस्ट जो एगर का पिछला ओवर था वहां पे सेम चीज हुई थी, सेम तरीके का शॉट मारा था, वो शॉट भी नहीं पड़ा था और वो शॉट भी थोड़ा सा वार्नर से आगे गिर गया था। लेकिन उसी गलती को उन्होंने दोबारा रिपीट किया। मतलब 2 पल के लिए तो मुझे लग ही नहीं था कि विराट कोहली है, क्योंकि विराट कोहली भाई ऐसी गलती तो करते ही नहीं है। सहलेंगे थोड़ा सा। और विराट कोहली के बाद मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा जो है पता है किस पे आया? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आया कि पूरी टीम में ऐसा एक भी प्लेयर नहीं था जिसने अपनी अच्छी खासी चल रही पारी को आखिर में जाके एंड किया हो। जैसे जैसे प्लेयरों ने भैया अपनी पारी को ट्रिगर करने की कोशिश करी, वहीं पे उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। जबकि ऑलमोस्ट हर प्लेयर भैया टिका है, हर प्लेयर को अपनी पारी बनाने का मौका मिला है। लेकिन जैसी टाइम आया कि भैया उड़ाना है, थोड़ा सा भैया मैच को अपनी तरफ लेके जाना है, वहां पे जाके हर प्लेयर ने हक दिया। अगर मैं अपना कहूं तो देखो, मुझे 2 प्लेयरों के विकेट का ज्यादा दुख नहीं हुआ था। पहले तो थे रोहित शर्मा, क्योंकि कम से कम उन्होंने पूरा शॉट तो मारा था, वो यही कोशिश में थे कि भैया छक्का मार पाऊं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, वो दूसरी बात है। वहीं पे केएल राहुल का भी कम से कम पूरा शॉट लगा था, वो मारने की कोशिश कर रहे थे, नहीं पहुंच पाए, समझ में आता है। लेकिन वहीं पे हार्दिक पांड्या और जडेजा का जो विकेट था भाई, वहीं पे पहली बार वो कोशिश कर रहे थे कि भैया छक्के के लिए जाएं, लेकिन नहीं जाना है। और देखो सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पे आया कि हार्दिक पांड्या और जडेजा दोनों ही जंपा की बॉल पे क्यों कोशिश कर रहे थे मारने की। भाई पेसर पे आसान हो रहा था उनको मारना, उनको खुद को मारना आसान हो रहा था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे देखने में आसान लग रहा था, उनको खुद को आसान हो रहा था। दोनों भैया पेसर ही को मार रहे थे, लेकिन नहीं, हमें तो जंपा पे रिस्क लेना है। इतना कोई भी रिक्वायर्ड नहीं था। माना कि भैया तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। थोड़ा सा अगर सब्र रख लेते, थोड़ा सा भैया लूज बॉल का वेट करते, तो ऐसे मैच आ जाता है। अब मुझे समझ में आया कि जो धोनी थे वो क्यों भैया आखिरी तक मैच लेके जाते थे, क्योंकि उस मोमेंट पे ना आपको गलती का वेट नहीं करना होता है। बॉलर ही इतने प्रेशर में आ जाता है कि खुद ही गलती कर बैठता है। वो अलग बात है कि भैया जब धोनी सामने खड़े हो तो जो प्रेशर का लेवल है वो 20 गुना ज्यादा हो जाता है। खैर धोनी को बहुत मिस कर रहा था मैं। वैसे सुनने में ये भी आया था कि भैया मैच शुरू होने से पहले धोनी जो है भैया वहां पे डगआउट में आए थे, लेकिन मैच देखने नहीं आए थे। खैर होते तो मुझे लगता क्या पता भैया इंडिया जीत जाता, पर ऐसा लगा कि भैया कहीं ना कहीं सीएसके जीत गई है कल के मैच में। येलो जर्सी पहन के आई थी ना ऑस्ट्रेलिया, क्या बहुत ही भैया जोक था भाई ये। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और भाई एक और सच बताऊं तो मुझे रोहित शर्मा की पारी पसंद आई थी। माना कि थोड़ी छोटी थी, माना कि भैया 50 के पार उनको ले जानी चाहिए थी, और माना कि भैया पॉसिबल हो तो 100 तक भी ले जानी चाहिए
थी, लेकिन उस पारी से बहुत ही ज्यादा इंडिया को फायदा हो रहा था, उस पारी से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल रही थी। भाई शुरू में ही पूरा प्रेशर क्रिएट कर दिया था, लेकिन नहीं भैया, हगना है तो हगना है सबको। और कल के दिन भाई मुझे फिर से गिल से वही शिकायत थी जो मैं बार बार वीडियो में कह रहा था कि जब भी भैया इंडिया प्रेशर में होती है, जब भी बात आती है चेस की, तो वहां पे शुभमन गिल ने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं करा है। जितने भी शतक आए भैया पहली इनिंग में आए हैं, जितने भी शतक आए भैया फ्लैट पिच पे आए हैं, जितने भी शतक आए या तो भैया उनके साथ रोहित शर्मा शतक मार रहे थे या फिर विराट कोहली शतक मार रहे थे। जब भी ऐसा मैं उनसे आशा करता हूं कि भाई आज टिक जा, आज अकेले दम पे थोड़ा सा भैया मैच को आगे लेके जा, तो गिल कहते हैं नहीं भैया आज नहीं, जब मस्त एकदम फ्लैट पिच होगी, जब मस्त मेरे साथ कोई और भी 100 बना रहा होगा, मैं तो तब रन मारूंगा। लेकिन फिर भी भैया मुझको गिल से कोई बहुत शिकायत नहीं, क्योंकि भैया प्लेयर तो बढ़िया है जो भी कहो, और आने वाले टाइम में भारत को काम ही आना, ये तो भैया बस बोल दिया मैंने, क्योंकि बहुत हद तक सच भी है ये बात। सही बात है। बाकी मैं जानता हूं कि भाई तुम वेट कर रहे हो कि कब मैं सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करूंगा, तो भाई सच कहूं तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत गुस्सा हूं या फिर मैं बहुत खफा हूं, इसलिए बात नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई जब बंदा पहली बॉल पे आउट हो जा रहा होता है ना, तो सच बताऊं तो मुझे उससे बहुत ज्यादा शिकायत नहीं होती है। अगर बंदा 10 बॉल खेले, 12 बॉल खेले, 15 बॉल खेले और उसके बाद जो डिलीवर ना कर पाए, उसके बाद भी आउट हो जाए, तो तब ऐसा लगता है कि ये बंदा फॉर्म में नहीं है। भाई बंदा आ रहा है, अभी तक वो बल्ला ही नहीं छुआ पाया है, मतलब पहली बॉल में जो तीनों मैचों में बंदा आउट हुआ है, तो उसमें भी ऐसा नहीं कैच आउट हो गया हो, निक लग गया हो, भाई बल्ला ही नहीं छू रहा है। 2 में एलबीडब्ल्यू हो गए और कल तो बोल्ड ही हो गए, मतलब बैट तो पहले छुआ है भाई, तब जज करें खराब खेल रहा है अच्छा खेल रहा है। बाकी देखो भाई सूर्य कुमार यादव में पोटेंशियल तो है और हम सब जानते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया T20 खिलाओ, ओडीआई ना खिलाओ। भाई T20 में उसने किस तरीके की पारी खेली है देखो तो, और सिर्फ इंडिया में नहीं खेली है, हर जगह खेली है, प्रेशर सिचुएशन में भी खेली है। तो ये कहने में तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि भाई उसमें जो पोटेंशियल है ना वो हर किसी में नहीं होता है, और बंदा ओडीआई में डिलीवर करेगा, ओडीआई में बंदा काम आएगा। लेकिन सेम टाइम में मैं ये भी कहता हूं कि अगर श्रेयस अय्यर अवेलेबल है तो उनको खिला लो, लेकिन ये प्लीज मत कहो कि उसको ओडीआई से पूरे तरीके से निकाल ही दो। और जहां लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन को लाना चाहिए, संजू सैमसन को लाना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, 100% लाना चाहिए। पर मेरा तो देखो भैया सिंपल सा ये मानना है कि अगर संजू सैमसन को लाना है तो भाई सूर्य कुमार यादव की जगह लाने से अच्छा ना ईशान किशन की जगह लाओ, ज्यादा फायदा होगा इंडिया को। आप लोग का इस पे क्या कहना है कि अगर संजू सैमसन को इंडिया में लाना है तो सूर्य कुमार यादव की जगह लाना चाहिए या फिर ईशान किशन की जगह लाना चाहिए? क्योंकि भैया कीपर टू कीपर रिप्लेसमेंट भी होगा, और मेरा मानना है कि भैया जितना प्रोबेबिलिटी जो है सूर्य कुमार यादव के रन मारने की है उससे कम ईशान किशन की है, ये मेरा मानना है। आप लोग का भैया एग्जैक्टली क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। और बाकी साला मुझे एक चीज देख के कल के दिन बहुत ज्यादा खुशी मिली थी जब अक्षर पटेल को ऊपर भेजा गया था। मतलब खुशी इस चीज की नहीं थी कि भैया अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया है तो इसकी बैटिंग देखूंगा, खुशी मुझे इस चीज की थी कि फाइनली भैया मैं अक्षर पटेल को एक लंबे टाइम बाद आउट होते देखूंगा, क्योंकि वो बंदा लंबे टाइम से आउट नहीं हो रहा था भैया, छठे सातवें पे आता था, सारे बॉलर्स निपट जाते थे, लेकिन वो बंदा तस का मस खड़ा रहता था। लेकिन कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो आउट होते देखूंगा, लेकिन भैया कल के दिन भी वो रन आउट हो गया बेचारा। वरना मैं शर्त लगा रहा हूं भाई विराट कोहली आउट हो जाते, रोहित शर्मा से लेके शुभमन गिल से लेके हार्दिक पांड्या से लेके जडेजा तक भैया कोई भी आउट हो जाता, लेकिन अक्षर पटेल ना वहां का वहीं खड़ा रहता। और सेम टाइम पे अगर अक्षर पटेल कल के दिन खड़ा रहता हुए भैया कल तो ऊपर आ गए थे, तो 100% मैं ये भी शर्त लगा रहा हूं कि भारत कल का मैच जरूर जीत जाता। खैर आप लोग का इस बारे में क्या कहना है और एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि क्या फॉल्ट रहा? मतलब मैंने बहुत बातें चलो मजाक में भी कर दी, लेकिन एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि क्या असल में इशू रहा कि जिस वजह से ये आखिरी 2 मैच इंडिया हार के ये सीरीज भी हार गया? एग्जैक्टली आपको क्या मसला लगता है? क्या रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में मसला है? क्या कहीं बैटिंग लाइनअप में मसला है? क्या भैया किसी प्लेयर को नहीं खिलाया जा रहा जिसको खिला लेना चाहिए, या फिर कुछ बॉलिंग में मसला है? जो भी आपका मानना है, जो भी आपका सोचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।